हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखा मंडल से मिले खंडित शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन सी, छागलेश वंश। लाखा मंडल से जो खंडित शिलालेख मिले हैं ये छागलेश वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कार्तिपुर राज्य क्षेत्र में आते हैं। तो कार्तिपुर राज्य के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते थे? तो ये आता था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रोहिलखंड का उत्तरी भाग। तो ये सभी कार्तिपुर राज्य के अंतर्गत आते थे। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, खंडित अभिलेखों में कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? देखो, जो लाखा मंडल से खंडित शिलालेख मिले हैं इनमें कितने राजाओं के नाम मिलते हैं? तो इनमें मिलते हैं 7 राजाओं के नाम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदुवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, सेन वर्मन। यदुवंश के संस्थापक सेन वर्मन थे। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदुवंशी राजाओं की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका ऑप्शन ए, राजकुमारी ईश्वरा का जो लेख मिलता है लाखा मंडल से, इससे यदुवंशी राजाओं की जानकारी मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख में कितने यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है? तो जो राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिलता है इसमें यहाँ पे 12 यदुवंशी शासकों की जानकारी मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाखा मंडल। लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर बनवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान का प्राचीन नाम मड था? तो इसका जो सही आंसर है यह आपका ऑप्शन डी, लाखा मंडल। लाखा मंडल का प्राचीन नाम मड था। देखो, यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था मड। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी नाग वंश के शक्तिशाली शासक कौन थे? तो उत्तरी नाग वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे ये थे गणपति नाग। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? देखो, जो राज्य से त्रिशूल लेख प्राप्त होते हैं ये होते हैं बाड़ाहाट, उत्तरकाशी और गोपेश्वर चमोली। तो गोपेश्वर जो चमोली यहाँ से त्रिशूल लेख प्राप्त होता है इसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो इसमें आता दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का। और जो बाड़ाहाट उत्तरकाशी से जो आपका त्रिशूल लेख मिलता है वहाँ पे शंख लिपि का प्रयोग किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तरकाशी के बाड़ाहाट से जो त्रिशूल लेख मिला है इसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था? तो यह आता शंख लिपि का। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिले हैं? तो गोपेश्वर के जो त्रिशूल लेख हैं यहाँ से 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से 4 नाग राजा हैं? एक तो हमने देखा जो सबसे शक्तिशाली शासक थे गणपति नाग। तो गणपति नाग हो गए, स्कंद नाग हो गया, विभु नाग और अंशु नाग। तो इन 4 नाग राजाओं का नाम मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, स्कंद नाग, अंशु नाग, विभु नाग और गणपति नाग। अगला प्रश्न देखेंगे, यमुना घाटी में यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यमुना घाटी में यादवों का शासक था और यहाँ पर इनका जो अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है नाग शक्ति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागों ने ही परास्त किया था यादव वंश को। यह आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में नागों को किसने परास्त किया? और नागों को परास्त करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है मौखरी वंश को। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। देखो, यादवों को परास्त किया था नागों ने और नागों को परास्त किया था मौखरी वंश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौखरी वंश के अंतिम शासक थे ग्रे वर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किसने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी कनिगम। कनिगम ने आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस व्यक्ति ने हरिद्वार को मोयुलो एवं गंगा को महाभद्रा कहा? तो हरिद्वार के लिए मोयुलो एवं गंगा को महाभद्रा किसने कहा था? तो ये कहा था ह्वेनसांग। चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, इन्होंने कहा था हरिद्वार के लिए मोयुलो एवं गंगा को इन्होंने महाभद्रा कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्न में से किसे पोलो हीमोपुलो कहा? तो पोलो हीमोपुलो यह शब्द ह्वेनसांग ने किसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया था? तो ये कहा था इसने हिमालय, हिमालय के लिए कहा था इसने पोलो हीमोपुलो। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस व्यक्ति ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से किन 3 राज्यों का वर्णन मिलता है? तो ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है शत्रुघ्न, गोविषण और ब्रह्मपुर। तो इन राज्यों का वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन के पश्चात हिमालय क्षेत्र किन राज्यों में विभक्त हुआ? तो हर्षवर्धन के पश्चात हिमालय क्षेत्र 3 भागों में यहाँ पे विभक्त हो गया था, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषण। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य पौरवों के अधीन था? तो पौरवों के अधीन कौन सा राज्य था? तो ये था ब्रह्मपुर। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पौरव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पौरव वंश के जो संस्थापक थे ये थे विष्णुवर्मन। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? देखो, तालेश्वर ताम्रपत्र की जो खोज होती है ये होती है 1915। और किस स्थान से होती है? ये होती है अल्मोड़ा से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो यह है पौरव वंश से, ब्रह्मपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासक अपने राज्य को पर्वताकार कहते थे? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन ए पौरव वंश। पौरव वंश के शासक अपने राज्य को पर्वताकार कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौरव वंश के ताम्रपत्रों में कितने शासकों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन बी 5। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र किस जनपद से प्राप्त हुए? तो मैंने आपको बताया था इसकी खोज कब होती है, तो 1915 में इसकी खोज होती है और ये होती है अल्मोड़ा जनपद से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से पौरव वंश का शासनकाल कब से कब तक था? देखो, पौरव वंश का जो शासनकाल माना जाता है ये माना जाता है 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बीरणेश्वर स्वामी किस वंश के कुल देवता थे?
तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, पौरव वंश। पौरव वंश के जो कुल देवता थे ये थे बीरनेश्वर। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, पौरव वंश के सेना नायक को क्या कहा जाता था? तो पौरव वंश के सेना नायक को ये कहा जाता था बलाध्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासकों का निवास स्थल कोट था? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन ए, पौरव वंश। पौरव वंश के निवास स्थल कोट था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौरव शासन के समय भाग निम्न में से क्या कहलाता था? तो पौरव वंश के समय भाग एक कहलाता था आपका, एक प्रकार का क्या था, भाग भूमि कर था ये। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भू कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखो अभी हमने देखा भाग क्या था, तो भाग एक प्रकार का क्या था, भूमि कर था। और जो भू कर वसूलते थे, जो भूमि कर को वसूलते उसे क्या कहा जाता था? इसे भागी कहा जाता था पौरव शासन में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौरव प्रशासन के समय भूमि मापन हेतु किन विधियों का प्रयोग होता था? तो पौरव शासन के समय जो भूमि मापन हेतु विधियों का प्रयोग होता था ये होता था द्रोणवापम, खारीवापम और कुल्यवापम। तो इन विधियों का प्रयोग होता था। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में केदार और सारी क्या थे? देखो केदार और सारी ये भूमि के प्रकार होते थे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जो सिंचित भूमि होती थी उसे केदार भूमि कहा जाता था, और जो असिंचित भूमि होती थी उसे सारी भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में केदार किस प्रकार की भूमि थी? तो अभी मैंने आपको बताया जो केदार भूमि होती थी इन्हें सिंचित भूमि कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो असिंचित भूमि को कहा जाता था सारी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? देखो उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये थी इनके जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्तोरी शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, एटकिंसन। एटकिंसन ने ही कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्तोरी शब्द का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी, कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित है आपकी कुटिला लिपि, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।